आज गद्य के विविध आयाम इस किताब का निबंध विधा का एक पाठ समाज सेवा, जिसके लेखक है पदुमलाल बख्शी। यहीं पर दो प्रश्न बनते हैं कि समाज सेवा ये किस प्रकार की विधा है। तो उसके पर्याय में यात्रावृत्त, रेखाचित्र, लोक कथा, एकांकी, सही पर्याय निबंध होगा। समाज सेवा इस निबंध के लेखक कौन है? सही पर्याय पदुमलाल बख्शी। पदुमलाल बख्शी। बख्शी ने लिखा हुआ ये निबंध। वैसे निबंध तो हम तीसरी चौथी कक्षा से लिखते आए, लेकिन वो विषय कोई जानकारी जैसे थे, इंफॉर्मेशन टाइप के थे। तो कभी वर्णनात्मक निबंध हुआ करते थे। अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया, अगर मुझे लॉटरी लग गई, विज्ञान शाप या वरदान। लेकिन पदुमलाल बख्शी ने जो निबंध हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसके शीर्षक नाम से ही आपको पता चलेगा कि समाज सेवा यह एक वैचारिक, विचार प्रवण प्रकार का निबंध है। यानी कि इस निबंध में लेखक ने समाज सेवा इस विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। आपकी जानकारी के लिए यह कहना बहुत जरूरी होगा कि अब इस किताब में एक ही पाठ पढ़ाना बचा है, और उस कथा के पाठ में, कथा संचयन में एक कहानी बची है। तो यहां तक आते आते लगभग हम अपना पाठ्यक्रम पूरा करने जा रहे हैं। जनवरी के पहले हफ्ते में आपको परीक्षा का सामना करना है। इस कारण अभी अभी जिस प्रकार के मैंने दो प्रश्न आपके सामने रखे, या प्रारंभ में दो पाठ के ऊपर मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर्याय के सहित आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दिए थे, उसी प्रकार के 50 प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। 50 में से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। 60 अंक है। तो ये परीक्षा का प्रारूप ध्यान में रख कर मैंने जितना सारा पाठ्यक्रम है आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर जैसे मैं भेजता आ रहा हूं, तो उस प्रत्येक कहानी को गद्य विधा के आयाम के अंतर्गत सभी प्रकार के पाठों को अगर आप अभ्यास करेंगे तो परीक्षा का सामना करना कोई कठिनाई नहीं होगी। दूसरी बात, मैं इस महीने के अंत तक, कल मेरा लेक्चर नहीं होगा क्योंकि कल से परीक्षा शुरू हो रही है SYBA की। कल मेरा लेक्चर नहीं होगा, ये अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि पुनः मेरी याद में नहीं रहेगा। अगले हफ्ते हम लेक्चर लेंगे, कल लेक्चर नहीं होगा। तो इस महीने के अंत तक मैं सभी दोनों किताब पर आधारित प्रश्नों की सूची, जिसे हम स्टडी मटेरियल कहते हैं, इस महीने के अंत तक आपको मैं व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दूंगा। PDF फाइल होगी, उसकी बाहर जाकर जेरॉक्स निकाल रखिए और आपका अभ्यास उससे काफी आसान होगा। उसके जैसे ही प्रश्न परीक्षा में आने की संभावना है। यही प्रश्न आएंगे, ऐसे मैं वादे के साथ नहीं कहता हूं, क्योंकि क्वेश्चन पेपर सेट करने वाला जो मैं नहीं हूं, वो इस तरह से हमारी जो ग्रुप होता है यूनिवर्सिटी का, वहां से आएगा। तो इसके जैसे ही प्रश्न परीक्षा में होंगे।
लेकिन मैं जो पीडीएफ फाइल भेजूंगा उसका आप अभ्यास जरूर कीजिएगा। तो निबंध है समाज सेवा। लेखक एक दिन लक्ष्मण की दुकान पर, जो चाय की दुकान थी, अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँक रहे हैं। यहां पर भी प्रश्न बनेगा, चाय की दुकान किसकी थी? लक्ष्मण की थी। लक्ष्मण की दुकान पर लेखक अपने दोस्तों के साथ क्या पी रहे थे? दूध, चाय, कॉफी, शरबत। तो उसका उत्तर चाय होगा। तो लेखक अपनी दोस्त मंडली के साथ लक्ष्मण की दुकान पर चाय का मजा लूट रहे थे। और चाय का मजा तब आता है जब हम अपने दोस्तों के साथ गप्पे हाँकते हैं। ये दृश्य हर गांव शहर में आपको देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं चाय का ठेला होता है, चाय की दुकान, टपरी पर लोग चाय पीते हैं। लेकिन केवल वो चाय नहीं पीते, तो अपने दोस्तों के साथ, परिचितों के साथ, मंडली के साथ वे गप्पों का मजा लेते लेते चाय की चुस्कियां लेते हैं। लेखक वहीं पर बैठे हुए थे। तभी दो सज्जन वहां आए और वो आपस में बात करते रहे। उनकी बातों से लेखक को खबर लगी कि उन्हीं के शहर के, गांव के गप्पू राम जो है, उनकी मृत्यु हुई। नाम अच्छी तरह से ध्यान में रखिए, गप्पू राम। समाज सेवा इस निबंध में किसकी मृत्यु हुई थी? पर्याय कई दिए जाएंगे, उसमें एक होगा गप्पू राम। गप्पू राम की मृत्यु हुई। अब देखिएगा, हमारे समाज में एक रीति है, एक रिवाज है। ये परंपरा, अलिखित परंपरा चलती आई कि जब कोई आदमी मरता है, फिर वो हमारा दुश्मन भी क्यों ना हो, हमारा परिचित, अपरिचित भी क्यों ना हो, मरने के बाद उसके बारे में बुराई नहीं की जाती। मैं एक बार मर गया तो कितना भी गलत सलत आदमी क्यों ना हो, हम उसके बारे में भला ही कहते, अच्छा ही कहते, क्योंकि मरने के बाद दुश्मनी खत्म होती है। अब दो सज्जन आपस में उस गप्पू राम के बारे में बात कर रहे हैं। एक सज्जन कह रहा है कि गत 1 महीने से वो उठ बैठ नहीं सकते थे, यानी बीमारी से ग्रस्त थे। बीमारी ने उन्हें इतना जकड़ रखा था कि उन्हें कई पीड़ा, यातना, दर्द से वो करा रहे थे। और ऐसी अवस्था में उन दर्दनाक पीड़ाओं को सहने से बेहतर होता है कि मौत आ जाए। दूसरा व्यक्ति कहता है कि जिसने पाप किया हो उसे ही मरते समय इन यातनाओं को, पीड़ाओं को भुगतना पड़ता है। तो दूसरे व्यक्ति का शायद ये कहना है कि मरने वाला गप्पू राम पापी था। लेकिन लेखक कहते हैं कि मैंने अपने कभी भी आज तक के जीवन में गप्पू राम के बारे में कुछ बुरा नहीं सुना। उसने अपनी जिंदगी अच्छी खासी काटी। वो धनवान था, अमीर था, लेकिन वो दूसरों को, गरीबों को मदद भी करता था, दान भी देता था, भलमानस था, सज्जन था। लेकिन यहां आते आते गप्पू राम को लेकर लेखक का अलग मत है, और वो जो सज्जन आए हैं चाय पीने के लिए, उनकी दूसरी राय है। तो एक कहता है वो पापी है, लेखक के अनुसार वो सज्जन व्यक्ति है, दानशूर है। तो उसके बाद लेखक इस राय पर आते हैं कि इस तरह से एक ही आदमी के बारे में दो दो मत हो सकते हैं, दो दो राय हो सकती है। फिर लेखक हमारे सामने ये बात रखते हैं कि किसी की मृत्यु होने के बाद ही समाज उसके बारे में जो कुछ कहता, उसने जिंदगी में क्या कमाया,
यश अपयश, पाप पुण्य, निंदा स्तुति, अच्छा बुरा, ऐसा सब कुछ कहा जाता मरने वाले के बारे में। और मरने के बाद ही किसी व्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता, उसका निष्कर्ष निकाला जाता, वो मरने वाला अच्छा था या बुरा था। हमारे यह समझ में नहीं आ रहा है मरने के बाद ही उसकी समीक्षा क्यों की जाती। अगर जीते जागते हम उसकी समीक्षा करते तो उसमें कुछ अच्छाइयां होगी, ठीक है, बुराइयां होगी, कुछ दोष होंगे, तो जीते जागते उन दोषों को दूर कर सकता है। लेकिन ऐसी समीक्षा करने की हिम्मत हमारे समाज में नहीं आई अभी तक, वो साहस नहीं आया कि किसी दूसरे व्यक्ति के सामने, उस सामने जीते जागते तो आप में ये दोष है, ये गलतियां हैं, ये त्रुटियां हैं, ये कहने का साहस आज तक हमारे समाज में नहीं आया। और इसी कारण मरने के बाद हम कोई टीका टिप्पणी करते आ रहे हैं। लेखक ने कहा है कि संसार में दुख है, कष्ट है, अज्ञान है, पीड़ा है, अंधकार है, तो दूसरी ओर उसी वक्त भोग है, विलास है, ज्ञान है। मानवीय जीवन का, उसका जीवन सफल हुआ, इसका क्या कसौटी है कि हम जीवन में हमारा सफल हुआ, इसकी कौन सी परीक्षा, कौन सी कसौटी। दुर्भाग्य से लेखक इस निबंध में व्यंग्य कसते हैं कि मरने वाले मनुष्य ने कितनी अर्थ संपत्ति कमाई, यही एक पैमाना है, यही एक कसौटी है। अगर मरने वाला मरने के बाद अपने परिवार को, परिवार के सदस्यों के लिए अच्छी खासी धन संपत्ति, जायदाद, घर, बेंगलो, कार, बैंक बैलेंस छोड़कर चला जाता है, तो मरने वाला अच्छा, उसका जीवन सफल हुआ, क्योंकि वो मर गया, लेकिन मरने के बाद उसने अपने परिवार के लिए संपत्ति छोड़कर गया, उसका जीवन सफल हुआ। यानी कि हम सिर्फ पैसे की दृष्टि से, धन जायदाद की दृष्टि से मरने वाला आदमी अच्छा है या बुरा है, ये कसौटी अपनाते हैं, और तभी संपत्ति छोड़ी तो मरने वाला आदर का पात्र होता है, वरना मर गया अच्छा हुआ, ऐसा हम कहते हैं। तो यहां लेखक ने इसके बाद एक अलग बात हमारे सामने रखी है कि समाज सेवा। यहां दो शब्द है, कह समाज, दूसरे है सेवा। हम समाज किसे कहेंगे, समाज किसे कहते हैं? कुछ लोगों का समूह जो एकत्रित बसता है, कई व्यक्ति एकत्रित आते हैं, तो उसे हम समाज कहेंगे। मनुष्य एक समाजशील प्राणी है। मैन इज द सोशल एनिमल। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समूह में रहता है, एकत्रित रहता है। लेकिन दोस्तों, ऐसा समूह तो अन्य प्राणियों में भी है। चींटियां एकत्रित रहती है, शहद देने वाली मक्खियां एकत्र रहती हैं, कई प्राणी, ऊंट होंगे, हाथी होंगे, एकत्र रहते हैं, फिर वो भी समूह में रहते हैं, अन्य प्राणी। फिर उनके प्राणियों को हम समाज क्यों नहीं कहते? तो फर्क है मनुष्य प्राणी का समाज और जानवर, पशु पंछियों का समूह, इसमें फर्क है। क्योंकि वे लोग अपना दल बनाकर, गुट बनाकर, समूह बनाकर अन्य प्राणी रहते, और मनुष्य समाज को बनाकर एक साथ रहता। और एक साथ रहते समय मनुष्य समाज इसलिए बनाता है
की रक्षा, अपनी खुद की रक्षा, क्योंकि अन्य कोई डकैती होगी, आतंकी होंगे, खूनी होंगे, उनसे रक्षा। शेर होगा, बाघ होगा, बिपया होगा, उनसे रक्षा, क्योंकि सब लोग मिलकर उस बाघ की, शेर का सामना करेंगे। हम सब लोग मिलकर किसी डकैती का, खूनी का, चोर का सामना करेंगे। इसलिए मनुष्य इसलिए समाज बनाकर रहता है कि अपने के साथ साथ समाज में रहने वाले अन्य लोगों की रक्षा करना। शायद उस वक्त यह रक्षा का मामला बड़ा कठिन था कि जब युद्ध होते थे, क्योंकि एक समाज दूसरे समाज के साथ युद्ध करता था, जमीन हड़पने के लिए, वो गांव, वो राज्य हड़पने के लिए। फिर राजा महाराजा बादशाह आए। तो इस तरह से शत्रु से अपनी रक्षा करने के लिए मनुष्य ने समाज बनाया। लेकिन ये समाज बनाते समय उसमें और अन्य कई तत्व विकसित हुए कि समाज किसका बनता है? जिसकी आचार विचार, रहन सहन, खान पान, वृत्त, उत्सव, व्यवसाय समान हो, उनका समाज बनता है। किसानों का एक समाज है, नारियों का एक समाज है, युवकों का एक समाज है, आदिवासियों का एक समाज, अमीरों का एक समाज, गरीबों का एक समाज। फिर धर्म के नाम पर हिंदुओं का समाज, मुस्लिमों का समाज, बौद्धों का समाज, भारतवासी, भारत में रहने वाले लोगों का एक समाज, तो पाकिस्तान में रहने वालों का दूसरा समाज। तो समाज में ऐसे कुछ समान तत्व होते हैं, उसके कारण समाज बनता है। और उन्होंने कहा है कि सामाजिक जीवन निरंतर विकसित होने वाला है। समाज हमेशा परिवर्तनशील होता है, समाज हमेशा बदलता आया है, क्योंकि यही मानवीय समाज था कि आदि काल में, पाषाण युग में गुहा गुफाओं में रहता था, जंगली श्वापदों की शिकार करके उनका कच्चा मांस चबाकर खाता था, उनका खून पीता था, नंग धड़ंग रहता था। वो पाषाण युग का मनुष्य अब धीरे धीरे विकसित होकर कहां से कहां तक आया। तो सामाजिक जीवन निरंतर विकसित होने वाली प्रक्रिया है। समाज में हमेशा परिवर्तन होता आया, बदलाव होता आया, और समाज हमेशा उन्नति प्रगति की ओर आगे आगे बढ़ता है। लेखक कहते हैं इस निबंध में समाज में समता का भाव बहुत आवश्यक है। जहां असमानता होगी वहां समाज प्रगति नहीं कर सकेगा। समता हो, सभी समान हो, सभी को समान हक हो, अधिकार हो, और समता आएगी तब ही वो समाज बनेगा। और समाज में व्यक्ति व्यक्ति के बीच के जो पारस्परिक संबंध है वो सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। समाज में रहने वाले दो व्यक्तियों के बीच में ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर ना हो। एक दूसरे के प्रति प्रेम, सद्भाव, सहानुभूति हो, तभी वो समाज घुल मिलकर रहता है, एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। समाज में रहते समय हम सेवा करते हैं, उसी को समाज सेवा कहेंगे। वैसे आप भी तो सेवा करते हो। जूनियर कॉलेज और सीनियर कॉलेज में एक बड़ा अच्छा था कि एनएसएस, नेशनल सर्विस स्कीम, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्र की सेवा करने की योजना। अच्छा कार्यक्रम था, आप राष्ट्र की सेवा कर रहे थे। हां, मैं ये नहीं कहूंगा कि परीक्षा में किसी पेपर में 10 अंक मिलेंगे इस कारण आप सेवा करते थे। राष्ट्र की सेवा करना, समाज की सेवा करना,
अब समाज क्या है यह हमने देखा। अब उसकी सेवा किसे कहेंगे? सेवा का अर्थ क्या है? सेवा का अर्थ यह है कि हम अपने कल्याण के साथ साथ दूसरों का कल्याण करें, अपनी उन्नति के साथ साथ दूसरों की उन्नति करें, अपने सुख के साथ साथ दूसरों के सुख के लिए काम करें, दूसरों का सुख बढ़ाते समय दूसरों का दुख दूर करे। इसका अर्थ सेवा। यानी कि सेवा का सीधा सरल अर्थ है दूसरों का दुख दूर करना और उसे सुख पहुंचाना। इसका अर्थ है सेवा। और किसकी किसकी सेवा करनी है? लेखक यहां आते आते कहते हैं सेवा करने के लिए हमारे सामने बहुत सारा क्षेत्र है। समाज में समता आनी चाहिए, लेकिन हम देखते हैं समाज में समता नहीं है। कोई गरीब है तो कोई अमीर है, कोई शरीर से सुदृढ़ है तो कोई शरीर से बीमार है, किसी को शरीर के सारे अंग है तो कोई शरीर से अपाहिज है, अपंग है। किसी के पास धन अधिक, किसी के पास धन कम, किसी के पास 200 एकड़ जमीन, किसी के पास 2 एकड़ भी जमीन नहीं, किसी के पास बंगलो है, कार है, बैंक बैलेंस है, और किसी के घर में खाने के लाले पड़े हैं। तो यहां समाज में समता आनी चाहिए, ये एक आदर्श है, लेकिन आज समाज में विषमता है। तो इस विषमता को दूर करके समाज को समता मूलक बनाना, यह समाज सेवा है। और समाज में रहते समय समाज ने कुछ अपने कानून बनाए, नियम बनाए हैं, कुछ मर्यादा डालकर रखी है कि समाज को ऐसा ऐसा रहना होगा। समाज को कैसे रहना है? समाज में रहते समय पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने, संध्याकाळी 7 घरात, क्योंकि बाहर इस तरह से कोई हो सकता है, हमला हो सकता है, दुश्मन आएगा, कोई महिला की लड़कियों की छेड़छाड़ करेगा, इसलिए संध्याकाळी 7 घरात। नियम बनाया गया है कि दिन भर नहीं, रात का भोजन परिवार के सारे सदस्य एकत्रित बैठकर खाए। यह समाज ने बनाया हुआ कानून। समाज में बनाया हुआ कानून है कि दूसरों के सुख में शरीक हो जाओ, उसी प्रकार दूसरों के दुख में भी शरीक हो जाओ। समाज में दूसरों के यहाँ शादी है तो उसमें भी जाओ, दूसरों के यहाँ कोई संकट आया, कोई किसकी मृत्यु हुई तो उसके दुख में भी शामिल हो जाओ। जब कोई महामारी आएगी, महापूर आएगा, आगजनी की घटना घटेगी तो दूसरों की मदद करना, यह समाज ने बनाया हुआ नियम है, कानून है, मर्यादा है। समाज में रहने वाले जो बुजुर्ग है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका आदर करो, समाज ने बनाया हुआ नियम। तो समाज जो नियम बनाता, कानून बनाता, उसका सब लोग पालन करें, सामाजिक मर्यादा का ध्यान रखें। समय के साथ साथ समाज में कुछ दोष आते हैं, लेकिन उन दोषों को दूर करना चाहिए। और फिर इस तरह से हमें समाज सेवा करनी है। शब्द तो बड़ा अच्छा है दोस्तों, हमें समाज सेवा करनी है। गत 70 वर्षों से जो जो नेता बने वो बड़े बड़े दावे करते आए, बड़े बड़े नारे लगाते आए कि हमें समाज सेवा करनी है, हमें राजनीति नहीं करनी, हम 20% राजनीति करेंगे और 80% समाज सेवा करेंगे। नारे खूब अच्छे थे। गरीबी हटाओ का नारा बड़ा अच्छा था, लेकिन ना गरीबी हटी, गरीब हट गए। सबका साथ सबका विकास नारा खूब अच्छा है, लोकप्रिय है, लेकिन सबका साथ तो मिला, सबका विकास नहीं हुआ। 2-4 अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, इनका ही विकास हुआ।
तो इस तरह से समाज में जो विषमता है वो दूर करके उन्हें समानता लाई। समाज की जो आवश्यकताएं हैं, कौन सी? रोटी कपड़ा मकान, पुनः रोटी कपड़ा मकान, दूसरी 3 आरोग्य शिक्षा मनोरंजन, 3 और 3 6, रास्ता सड़क बिजली, ये 3 9। ये बुनियादी आवश्यकता है समाज में रहने वाले हर नागरिक के लिए। लेकिन आज 72-73 साल बीत रहे हैं हमें आजादी मिलकर। कितनी सरकारें आई और चली गई, कितने नेता आए और चले गए, कितनी पार्टियां आई और चली गई, ना हमें रास्ता, ना सड़क, ना पानी, ना बिजली मिल रही है। सुनकर दंग रह जाओगे कि 138 करोड़ जनसंख्या वाले इस देश में 45 करोड़ लोग कल रात को उन्हें खाने को रोटी नहीं मिली थी, भूखे पेट सोए थे। और हम बनने जा रहे महाशक्ति का देश। तो गरीबी, दरिद्रता, इनका निर्मूलन होना चाहिए। वही सच्ची समाज सेवा है। हम राजनीतिज्ञ नहीं है, नेता नहीं है, हम समाज सेवक है। ये नारा तो लगाया जाता, हम समाज के लिए कर रहे सब कुछ। देखिए, समाज सेवा उस गांधी ने भी की थी। क्या किया था कि मेरे देश को लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं और मैं बैरिस्टर बनकर सूट बूट पैंट हैट टाई पहन रहा हूं, मुझे शोभा नहीं देता, मुझे शोभा नहीं देता। इसलिए उस मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या किया कि उन्होंने इस तरह से अपने सारे सूट बूट पैंट हैट टाई को हटा दिया और केवल पंचा पहना। और ये कहा कि जब तक मेरे देश को लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलेंगे तब तक मैं केवल पंचा पहनकर रह जाऊंगा। ये है समाज का जिन्हें चिंता है वो। और आज हमारे देश के नेता कहलाने वाले लोग 8,500 करोड़ का एरोप्लेन खुद के लिए खरीदते हैं। सूट बूट पहनकर सूट बूट की सरकार बनती है। कहां वो गांधी और कहां आज के लोग? वो एक देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। जब देश में अनाज की कमी थी, चीन के साथ युद्ध चल रहा था, तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि देश में अनाज की कमी है, सैनिक सीमा पर लड़ रहे हैं, उनको खाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए देश के सारे लोग एक दिन का उपवास करें क्योंकि अनाज बच जाएगा और वो किसान वो सेना को दिया जाएगा। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने ये आह्वान किया। देश के सभी लोगों ने एक दिन का उपवास किया। क्यों किया? सबसे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने एक दिन पहले उपवास करने की प्रैक्टिस की, दूसरे दिन खुद उपवास भी किया। जैसी बोले वैसा उन्होंने किया, करने और कथनी में अंतर नहीं था। इसलिए उस प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की बात देश के सभी लोगों ने स्वीकार की। तो यह है समाज सेवा। निस्वार्थी बुद्धि से, परार्थ बुद्धि से, कोई भी उद्देश्य नहीं है, कोई जो मान सम्मान पुरस्कार नहीं मिलने वाला, ये सोचकर जो लोग समाज की सेवा करते वो असली समाज सेवक कहलाते। दूर क्यों? हमारे देश में, हमारे महाराष्ट्र में बाबा आमटे कुष्ठ रोगियों की सेवा करना,
जिन कुष्ठ कुष्ठ रोगियों को देखकर हम नाक भौं सिकोड़ लेते हैं, नाक पर रुमाल लाते, उनके उन जख्मों को खुद साफ करना, उनको सेवा पहुंचाना, उनको औषधियां लगाना, ये सच्चा समाज सेवक। तो इस तरह से निस्वार्थी भाव से, मुझे कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा पुरस्कार मिलेगा इस कारण से कोई लोग सेवा नहीं करते। परार्थ बुद्धि, निस्वार्थ बुद्धि से समाज की सेवा, बाबा आमटे जैसे, ऐसे संत गाडगे महाराज जैसे लोग, महात्मा गांधी जैसे लोग, इन्होंने समाज की सेवा की। लेखक ने छात्रों की दृष्टि से कहा है कि किसकी सेवा करनी है हमें? समाज में जो अनाथ है, अज्ञानी है, जो असहाय है, जो अछूत है, जो विधवाएं हैं, जो बीमार हैं, इनकी सेवा आज के नवयुवकों ने करनी है। अज्ञान, अनपढ़, जो पढ़े लिखे नहीं है, उनको पढ़ाना नवयुवकों ने किया तो यह समाज सेवा है। जो असहाय है, गरीब है, दीन है, दलित है, मजदूर है, उनकी सेवा करो। जो अपंग है, अपाहिज है, विकलांग है, अंधा रास्ते से जा रहा है, उसे रोड क्रॉस करना है, तो हम उसका हाथ पकड़कर रोड क्रॉस करने के लिए मदद करें। कोई बूढ़ा है, उसे घर में कोई नहीं है, तो उसका कुछ छोटा मोटा काम करें। उसके बाद लेखक कहते हैं कि किसानों का अज्ञान दूर करना है। जो विधवाओं की स्थिति है हमारे समाज में, उनकी दुरावस्था को दूर करना। जो रोगी है, बीमार है, अभी अभी मैंने बाबा आमटे का उदाहरण दिया, उनकी सेवा करना। नारी का हमारे समाज में जो दीनहीन अवस्था है, उसके लिए कुछ कार्य करना, यह समाज सेवा है। तो इस तरह से समाज सेवा के ढेर सारे उदाहरण लेखक ने नवयुवकों के सामने प्रस्तुत किए हैं। और इसी कारण दोस्तों, स्कूल कॉलेज में हमारे दिनों में समाज सेवा का एक पीरियड हुआ करता था। उस विषय का नाम ही समाज सेवा था। अब आपके जमाने में उसे राष्ट्रीय सेवा योजना बनाया गया। क्या आपका 10 दिन का कैंप होता है, छोटे से गांव में जाओ, खेड़े में जाओ, बस्ती में जाओ, और उस गांव में जितने सारे काम है वो करो। गांव को स्वच्छ अभियान में तब्दील कर दो। वहां के लोगों को पानी की समस्या है तो कोई इस तरह से बांध बांधो। वहां कुछ अनपढ़ लोग होंगे तो उनको 10 दिन सिखाओ। ऐसे कई कार्यक्रम इसके अंतर्गत लिए जा सकते हैं। और नवयुवकों का आज की पीढ़ी का यह कर्तव्य है, क्योंकि कल आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको भी इनकी जरूरत पड़ेगी। आपके बाद आने वाली फिर नवयुवकों की पीढ़ी आपका जो वारसा है, परंपरा है, उसे आगे लेकर जाएगी। तो नवयुवकों का यह कर्तव्य है कि समाज की सेवा करें, क्योंकि समाज की सेवा करने से ही समाज का विकास होगा। केवल नारा देकर, घोषणा देकर सबका साथ सबका विकास कभी नहीं होता। वो सिर्फ नारा ही बनकर रहता है, क्योंकि ऐसे नारे इसके पहले कई राजनीतिक नेताओं ने दिए, वो नारे पर कभी भी अमल नहीं हुआ। तो समाज का विकास तभी संभव है कि जब हम स्वयं क्रियाशील बने, सक्रिय बने, और हर नवयुवक अपने जीवन का कुछ कीमती समय निकालकर, मोबाइल से सर निकालकर उस समाज में जाए। क्योंकि हर गांव और शहर में ऐसी कई जनजातियां हैं, आदिवासी लोग हैं, गरीब है, दीन है, पीड़ित है, भीख मंगे हैं।
उनकी उस दुर्दशा को दूर करने का प्रयास करेंगे तो वो समाज का हित होगा, समाज का कल्याण होगा। और हमारे शास्त्रों में भी कहा है, पर सेवा से बढ़कर दूसरी सेवा नहीं है। पर सेवा, दूसरों की सेवा करना। खुद के बूढ़े माता पिता की सेवा तो बेटा करेगा ही, क्योंकि वो बेटा है, वो जो बूढ़े लोग हैं उसके माता पिता है। लेकिन समाज के दूसरे बूढ़ों की सेवा करना, पर सेवा करना, ये भी समाज सेवा कहलाएगी। समाज के बुजुर्ग है, बूढ़े है, वृद्ध है, इनके साथ आदर के साथ व्यवहार करो, सम्मान के साथ व्यवहार करो, प्रेम से उनके साथ बातें करो, तो समाज समाज बनकर रहेगा। तभी इस तरह से व्यक्ति का विकास होगा। हर व्यक्ति व्यक्ति का विकास होकर समाज का विकास होगा, और जो समाज का विकास होगा तो गांव का विकास, शहर का विकास, राज्य का विकास और देश का विकास होगा। क्योंकि हम अपने विचारों को विस्तृत करें, क्योंकि यही एक देश है कि इस देश में संत ज्ञानेश्वर जैसा संत हुआ। उन्होंने क्या कहा कि स्वधर्म सूर्य पाहो, जो जो वांछिल तेते लाहो, लाभो सकल जन। कि जो जो कोई अपनी इच्छा रखेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाओ, सारी दुनिया का चिंता दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, सारी दुनिया सुखी बने, ये संत ज्ञानेश्वर ने कहा। सभी के लिए मांगा पसायदा। इसी देश के बहुत बड़े समाज सेवक संत गाडगे महाराज थे। संत थे, लेकिन आज के केवल भगवे कपड़े पहनकर दाढ़ी जटाए बढ़ाने वाले वो संत नहीं थे। वो कैसे संत थे कि किसी भी गांव में जाते थे, सबसे पहले सारा गांव साफ सुथरा करते थे, झाड़ू लेकर अकेले। फिर सांझ के समय किसी एक परिवार घर के सामने जाते थे, उस घर के बर्तन मांजते थे, और इतना सारा काम करने के बाद उस घर की महिला को कहते थे, अगर बची कुची रोटी है तो मुझे दे दो। तो वो रोटी खाते, पहले काम करते फिर रोटी खाते, और शाम के समय, रात के समय भजन कीर्तन करते और समाज का प्रबोधन करते। ये संत गाडगे महाराज, ये असली समाज से। बाबा आमटे असली समाज से, बाबा आढ़ाव असली समाज से, कि जो समाज के लिए अपना सब कुछ त्याग करते, बलिदान देते। तो लेखक ने नवयुवकों को आह्वान किया है कि वे इस तरह से क्या करें कि समाज की सेवा करें। आवाज पहुंच रही ना मेरी? हेलो, आवाज पहुंच रही है? तो ऐसे समाज की सेवा हम करेंगे तो इस तरह से सभी का विकास संभव है। और ऐसे कई उदाहरण समाज के सामने है, आदर्श है, कि उन आदर्शों का पालन करके असल में सही समाज सेवा आज का नवयुवक निभाएगा तो देश का विकास होगा। क्योंकि यह आह्वान पदुमलाल बख्शी नवयुवकों को करते हैं। क्यों करते नवयुवकों को? क्योंकि उनके कंधे बड़े मजबूत होते नवयुवकों के, उनमें ताकत होती, उनमें जोश होता, उनमें होश होता, और नया कुछ करने की उनमें बहुत बड़ी इच्छा, आशा, आकांक्षा रहती। और यही हुआ तो इस तरह से वह असली समाज सेवा कही जाएगी। और हमारे कई शास्त्रों ने, कई ग्रंथों में यह कहा गया है कि पर पीड़ा जानिए,
कि दूसरों की पीड़ा, दूसरों का दुख, दूसरों की वेदना जानिए, समझिए और उसके उस पीड़ा को दूर करने की कोशिश करें। इस निबंध के अंत में एक प्रसंग लेखक देते हैं और वही इस पाठ को वो खत्म कर देते हैं। जब ये लेखक बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे तभी लेखक के कानों पर एक कर्कश आवाज सुनाई कि दो लोग आपस में कर्कश आवाज में झगड़ा कर रहे हैं। मसला क्या था कि एक सज्जन ने अपने परिचित आदमी को कुछ पैसे उधार दिए थे और उसने कुछ समय दिया था कि फला फला दिन के बाद मैं पैसे लौटा दूंगा, और उसने लौटाए नहीं। तो वो सज्जन आदमी उससे पैसे मांग रहा है और पैसे समय पर न चुकाने के कारण वो उसे भला बुरा कह रहे हैं। तुम धोखेबाज हो, तुम ठग हो, तुम मक्कार हो, तुम दिया हुआ शब्द पालने वाले नहीं हो, मैं तुम्हें देख लूंगा, ऐसा वैसा कहकर वो इस तरह से जिसने उधार से पैसे लिए थे उसे बुरी तरह से डांट फटकार रहा है। अब जिसने समय पर पैसे नहीं चुकाए वो चुपचाप वो सारी बातें सुन लेता है, सहन करता है। वो लज्जित है, वो शर्म के मारे इस तरह से बेहाल हो चुका है कि गलती उसकी थी, उसने समय पर पैसा नहीं चुकाया। जिसने उधारी से पैसे लिए थे वो मजबूरी है, वो कहता है मैं क्या करूं तो मैं क्या करूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, मेरी विवशता है कि आपके पैसे मुझे चुकाने हैं। मैं आपके पैसे डुबाऊंगा नहीं, मैं चुकाऊंगा, लेकिन आज मेरे पास आपके पैसे चुकाने के लिए नहीं है। मुझे मुआफ कीजिए, मुझे कुछ मोहलत दीजिए, उसके बाद मैं आपके पैसे जरूर पहुंचाऊंगा। फिर लेखक से वो आदमी बात करता है, देखिए मैंने कभी कभार जिससे पैसे उधार लिए थे उसकी बड़ी सेवा की थी, उसके मैंने बहुत काम किए थे, लेकिन आज वो मैंने उसकी जो सेवा की थी, जो उसके बड़े काम किए थे, आज वो तमाम सारी मेरी सेवा को भूल गया और पैसे न चुकाने के कारण वो मुझे कितना बेइज्जत कर रहा है, भला बुरा कर रहा है। यानी कि मैंने उसकी जो सेवा की वो उसकी कुछ भी ध्यान में नहीं है, और मैंने समय पर पैसे नहीं चुकाए। मैं डुबाने वाला नहीं हूं, आज नहीं तो कल दे दूंगा, लेकिन वो मुझे कितना बेइज्जत कर रहा है, ठग कह रहा है, मक्कार कह रहा है। यानी कि अंत में लेखक ये कहना चाहते हैं कि इतनी सेवा करने के बाद हमें क्या मिलता है? भले ही व्यावहारिक रूप में कुछ नहीं मिलेगा, कोई पुरस्कार, कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, लेकिन यही समाज सेवा है, अपने सेवा की तो इसका निश्चित ही आपको समाधान मिलेगा, आनंद मिलेगा, संतोष मिलेगा, और ये तीनों बातें आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सबसे बड़ा तोहफा होता है, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो यहां आते आते ये निबंध पद्मलाल बख्शी पूरा करते हैं। इस निबंध के सभी अंगों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। इसे लेकर आपके मन में कोई शंका हो तो जरूर पूछिएगा। है कोई शंका? बोलो। असावरी, ज्योति। कल का लेक्चर नहीं होगा, अगले हफ्ते में लेक्चर लूंगा, क्योंकि कल से परीक्षा शुरू हो रही है। तो कल 8 बजे नहीं लेक्चर होगा। बोलो मुस्कान, असावरी, कोई शंका है, कोई प्रश्न है? नहीं सर। ठीक है, फिर हम अगले हफ्ते मिलेंगे। ओके, थैंक यू। ओके सर। चलो बाय।